नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्र नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे अपना बॉस बताया था, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी कुर्सी बिहार के बांकीपुर सीट से छिन गई। पटना की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट और बांकीपुर में हुए उपचुनाव को जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 19,246 वोटों के अंतर से जीत लिया है और इस बम्पर जीत के साथ ही बीजेपी का अभेद्य किला भेदने में जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर सफल हो गए। लेकिन क्या ये जीत इतनी आसान थी प्रशांत किशोर के लिए, या फिर कुछ और रणनीति का इस्तेमाल किया गया? आज इस खबर में हम 7 अलग अलग पॉइंट्स में समझेंगे कि आखिर बांकीपुर सीट पर खेला पलट कैसे गया। 32 राउंड की गिनती में पीके को 64,117 यानी कि 49.23% और वहीं भाजपा के नीरज कुमार को 44,794 यानी कि 34.4% वोट मिले। 14,263 वोट राजद की रेखा गुप्ता को मिले और तीसरे नंबर पर रही वो। भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट हार गई। बड़ा बुरा हुआ। जिस पार्टी का देश में इतना नाम है, जिस पार्टी की प्रधानमंत्री कुर्सी पर है, वो अपनी सीट बिहार में हार गई। क्या ये शुरुआत है बीजेपी के बैकफुट पर आने की? क्योंकि पहले किसान आंदोलन, उसके बाद सीजेपी का प्रोटेस्ट और उसके बाद अब ये उपचुनाव में करारी हार का जो सामना बीजेपी को करना पड़ा है, ये आगे क्या संकेत देता है? 30 साल बाद ये सीट भाजपा के हाथों से निकली है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण और भूमिहार समाज की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ गई। नीट पेपर लीक के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते जेनजी जनसुराज के पक्ष में आ गए, उन्हें खुलकर वोट किया और ये भी भाजपा की हार का एक कारण है। इस खबर में हम समझते हैं कि भाजपा क्यों अपने ही गढ़ में हार गई। प्रशांत किशोर की पार्टी ने कैसे सीट पर कब्जा करना शुरू कर दिया, इस 7 पॉइंट में हम समझते हैं। सबसे पहले बिहार के लाल भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद ब्राह्मण और भूमिहार समाज में नाराजगी देखने को मिली। भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर ब्राह्मण और भूमिहार वोट बैंक में सम्राट सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी थी। इन्हें बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था और जनसुराज को ब्राह्मण और भूमिहार मतदाताओं ने अपना गुस्सा प्रकट करने के मौके के रूप में इस्तेमाल किया। इसमें राजपूत वोट बैंक ने भी मदद कर दी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के अलग अलग मोहल्लों की सवर्ण और जो व्यापारिक मंडल थे उनके साथ छोटी मोटी बैठकें की। लोगों को समझाया कि भाजपा शासन में जहानाबाद की नीट छात्रा हत्याकांड और आरा के भरत तिवारी इनकाउंटर जैसी घटना हुई, किसी को न्याय नहीं मिला और भाजपा ने कथित तौर पर एक कम पढ़े लिखे और आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। कुर्मी वोट बैंक में 2 तरह की नाराजगी रही। नीतीश कुमार को बीजेपी ने जिस तरह से सीएम की कुर्सी से हटाया और वे राज्यसभा गए, उससे कुर्सी वोट बैंक में नाराजगी थी। निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में हुई, यह विधान परिषद गए, मंत्री बनाए गए, लेकिन कुर्मियों की नाराजगी दूर नहीं हुई। जमीन की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। 12 टाउनशिप के निर्माण के लिए सरकार ने जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी और इसका असर सवर्ण वोट बैंक के साथ ही कुर्मी वोट बैंक पर भी काफी पड़ा। ये ऐसा वर्ग है जो अपनी जमीनों पर ऐसी बंदिश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसको लेकर इनके अंदर गुस्सा है। प्रशांत किशोर ने अपनी जनसभाओं में लोगों को समझाया और भाजपा ने आपको टेकन फॉर वांटेड से लिया है, ये बातें इनके बीच रखी। किशोर ने लोगों के बीच राइट पीपल राइट थिंकिंग यानी कि सही लोग और सही सोच का अपना विचार बताया। व्यवस्था में बदलाव के लिए वोट की अपील की। दूसरा कारण माना जाता है जेनजी फैक्टर को। जी हाँ, जेनजी फैक्टर यानी कि छात्रों पर जो लाठियां चली थी प्रोटेस्ट के दौरान, इसका गुस्सा भी वोट बैंक की हानि देकर भाजपा को चुकाना पड़ा। बांकीपुर चुनाव ऐसे वक्त में हुआ जब दिल्ली में नेट पेपर लीक को लेकर जेनजी आंदोलन पर था। धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। पटना समेत पूरे बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया और पुलिस ने जमकर उन छात्रों पर लाठी चलाई। नतीजा ये हुआ कि किसी भी जाति के युवा हो, उनके अंदर बीजेपी के प्रति नाराजगी उपजी और उन्होंने बदलाव के लिए जनसुराज को चुना और यह उपचुनाव
मुख्य रूप से बदलाव के लिए वोटिंग वाला चुनाव रहा। तीसरा फैक्टर ये रहा कि प्रशांत किशोर ने नाराज नेताओं को अपनी ओर कर लिया। जी हाँ, पीके ने बीजेपी और आरजेडी के कई नाराज नेताओं को अपनी तरफ किया। अति पिछड़ा नेता रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता आरजेडी ने बिहार विधान परिषद से खत्म करवा दी। इसके बाद रामबली जन स्वराज के साथ चले गए और पीके ने उन्हें बांकीपुर उपचुनाव का प्रभारी बनाया और शक्तियां नहीं हो तो रामबली गुस्सा हो गए। अंतिम समय में पीके ने रामबली को मना लिया। बांकीपुर विधानसभा में चंद्रवंशियों के वोट बैंक को अपनी तरफ करने में पीके कामयाब रहे। वहीं अगला और चौथा फैक्टर है कि एक महीने में 150 चाय पर चर्चा और 50 जनसभाएं की। पीके ने ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं की। 30 दिन में हर दिन 5 चाय पर चर्चा और 2 जनसभा की। राजद से अधिक बीजेपी को टारगेट पर लिया। सम्राट चौधरी पर खूब हल्ला बोला, घर घर जाकर वोट मांगा और जनता से बार बार कहते रहे कि अपने बच्चों के लिए वोट करिए, सरकार को बदलने के लिए वोट कीजिए। यह नैरेटिव गढ़ने में लगे रहे कि उनकी जीत होगी और हुआ भी यही। पांचवा कारण प्रशांत किशोर का यह माना जाता है जीत का कि उन्होंने नितिन नवीन की खामियों को गली गली में गिनाया। प्रशांत किशोर की टीम गली गली में घूमती रही और दिखाती रही कि साफ सफाई, सड़क और जल जमाव जैसी स्थिति है। पीके खुद भी नितिन नवीन को फेल्योर बताते रहे, जबकि यह काम नगर निगम के जिम्मे आता है। पीके लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि विधायक का दायित्व भी होता है कि इसे देखे। बांकीपुर पटना का एक प्रमुख शहरी इलाका है। प्रशांत किशोर और उनकी टीम पारंपरिक जातिगत नारों के बजाय ड्रेनेज, जल जमाव की समस्या, ट्रैफिक प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दे को उठाया और लोगों को मिटाने वाली सुविधाओं पर ध्यान दिलाया। छठवां कारण ये देखने को मिला है कि उन्होंने प्रशांत किशोर ने अपनी छवि पूरी तरीके से सुधार ली। जी हाँ, मंदिर मंदिर मत्था टेका और अपनी छवि सुधार ली। बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी छवि बदली। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार यात्रा के दौरान जो पीके माथे पर से लगे तिलक को चंद सेकंड के बाद पोंछते नजर आए, ये उन्होंने मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इस उपचुनाव के दौरान प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद ही वे मंदिर मंदिर जाना और पूजा करना शुरू कर दिए और माथे पर त्रिपुंड लगाए नजर आए और इस तरह आम वोटर, खास तौर से सवर्णों और वैश्य वोटरों को रिझाया। सिर के बड़े बालों और चोटी जैसा आकार दे दिया सिर के बालों को और सवर्णों को यह अपने जैसा लगा। इन्होंने सवर्णों को अपनी तरफ आकर्षित किया और उनके वोट बैंक का फायदा इनको मिला। छठवां फैक्टर ये कहा जाए कि यादवों और मुसलमान को लग गया था कि तेजस्वी यादव ठीक से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये 2 दिन रोड शो पर निकले, बाकी ज्यादातर समय विदेश में ही रहे। विधानसभा के मानसून सत्र से भी पूरी तरीके से ये गायब रहे। यादवों के एक बड़े हिस्से को लगा कि बीजेपी से जन स्वराज ही लड़ रही है। यही वजह है कि यादव वोट बैंक का एक हिस्सा जन स्वराज की तरफ ढल गया। मुसलमानों में तेजस्वी को लेकर तो नाराजगी है ही। विधानसभा चुनाव के समय महागठबंधन की ओर से अति पिछड़ा नेता मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का जो घोषित किया गया उम्मीदवार, लेकिन किसी मुसलमान फेस की घोषणा नहीं की गई। और सातवां और सबसे अहम फैक्टर ये माना जाता है जीत का कि उपचुनाव का प्रशांत किशोर को फायदा मिला, क्योंकि एक ही सीट पर अपना पूरा जोर और पूरा संसाधन लगाना था। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का दावा रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिल जाएगी तो वे राजनीति छोड़ देंगे और उस चुनाव में जेडीयू को 85 सीटों पर जीत मिली। प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। प्रशांत ने राजनीति नहीं छोड़ी और तय किया कि वे बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे और इसमें उनके सामने बहुलियत यह थी कि पूरे बिहार पर फोकस करने की जरूरत नहीं थी। एक सीट पर अपना पूरा संसाधन लगा दिया। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई थी। बीजेपी ने मंडल स्तर के कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को उतारा और बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के मंत्री चुनाव प्रचार में आए, लेकिन प्रशांत किशोर एग्रेसिव होकर लड़े और बीजेपी के 30 साल के किले को ढहा दिया। तो उम्मीद करते हैं इस 7 पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बीजेपी के 30 साल के किले को जनसुराज के एक व्यक्ति प्रशांत किशोर ने ढहा दिया। हमारा विश्लेषण कितना सही है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।